हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आदित्य वेव चितरंजन एंड आप सबका स्वागत है इस बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन में जहां पे हम लोग अपने सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट दैट इज स्लैट के पास्ट ईयर में कुछ पेपर्स हमारे हाथ लगे, उन पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। याद रखिएगा ये पेपर्स जो है वो अभी एकदम रीसेंट वाले पेपर्स नहीं है, बिकॉज़ ऑफ लेट पिछले 2-3 सालों से स्लैट ने अपने पेपर्स देना बंद कर दिया है, लीक करना बंद कर दिया है। बट उसके पहले स्लैट जो था वो अपने पेपर्स को लोगों को पब्लिक कर देता था एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दोस पेपर्स ओनली सो दैट हमें एक आइडिया लग जाए कि स्लैट में जो पेपर्स आते हैं वो किस तरीके के आते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 पेपर्स है, एक है 2020 का हम सॉल्व करेंगे, देन 2021 में 2 शिफ्ट्स हुए थे, तो शिफ्ट 1 का एंड शिफ्ट 2 का, ये सारे पेपर्स हम सॉल्व करने वाले। तो आइए पढ़ने से पहले हम लोग स्लैट 2020 का जो पेपर है उसके जो एलआर एंड मैथ्स के क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा ऑब्वियसली बिकॉज़ आई टीच और एलआर एंड मैथ्स हम लोग एलआर एंड मैथ्स का ही सॉल्व करने वाले, बाकी के पेपर्स आपको बाकी के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, यहाँ देखो यहाँ पे आपका एलआर एंड मैथ्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 46 का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन। आप देख सकते हो एनालॉजी का क्वेश्चन नहीं है, एनालॉजी के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। मतलब बेसिकली विजिलेंस एंड इंडिस्क्रिशन के बीच में जो रिलेशनशिप है, एक्सकल्पेट एंड आपके आंसर के बीच में भी सेम रिलेशनशिप आना चाहिए। ठीक है, नाउ विजिलेंस का मतलब होता है somebody who is careful, who is vigilant, जो हर चीज को बहुत ध्यान देता है, एंड indiscretion का मतलब होता है somebody जो एकदम ही careless हो। तो बेसिकली यहाँ पे ऑपोजिट्स की बात हो रही है, तो सेम में आपको एक्सकल्पेट का ऑपोजिट खोजना है। एक्सकल्पेट का मतलब होता है कि आपने किसी को बाइज्जत बरी कर दिया, किसी को जो उसके ऊपर हम लोगों ने चार्जेस लगाए थे, उसके ऊपर जो हम लोग लांच लगा रहे थे या कोई एलिगेशन लगा रहे थे, उसको आपने क्लियर कर दिया। तो उसका ऑपोजिट होगा, अगर आपने किसी को गिल्टी पाया और जो इंसान गिल्टी होता है उसको अपने कंडेम करते हैं, तो द करेक्ट आंसर विल बी कंडेम। विजिलेंस का ऑपोजिट होता है इंडिस्क्रिशन एंड एक्सकल्पेट का ऑपोजिट होता है कंडेम। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। ये आप देख सकते हो, इट्स एन एनालिटिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन। हम देखते हैं, 4 पर्संस है, ए बी सी एंड डी। इन चारों को क्रिकेट, फुटबॉल, चेस एंड टेनिस ये 4 पसंद है। ठीक है, और ये 4 सिटीज में भी है, तो बेसिकली हमारा कॉलम कुछ ऐसा बनेगा, 4 लोग यहाँ पे उनका जो गेम है वो, एंड यहाँ पे जो उनकी सिटी है वो अपने लिखने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला गया, आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नीदर डी नॉट द पर्सन फ्रॉम चेन्नई लाइक्स क्रिकेट। तो ना तो डी को क्रिकेट पसंद है, ठीक है, और ना ही चेन्नई वाले को क्रिकेट पसंद है। ओके, बी लाइक्स आइदर फुटबॉल और चेस। बी को या फुटबॉल पसंद है या चेस पसंद है। ठीक है, चेस में सी एच ई एस एस देते हैं। ए इज फ्रॉम पटना, ए पटना से, ठीक है, एंड ए को या तो चेस पसंद है या टेनिस पसंद है। समझ में आया? ठीक है, द पर्सन हु लाइक्स टेनिस इज फ्रॉम नागपुर। तो जिस इंसान को टेनिस पसंद है वो नागपुर से। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो अपने देखते हैं कौन कौन से अपने 4 यहाँ पे गेम्स थे। तो 4 गेम्स जो हमारे पास है वो है क्रिकेट, फुटबॉल, चेस और टेनिस। ठीक है, 4 अपने गेम्स है, क्रिकेट, फुटबॉल, चेस एंड टेनिस, और 4 सिटीज जो है वो है दिल्ली, पटना, नागपुर एंड चेन्नई। ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि पटना ए के पास है, जिसको टेनिस पसंद है उसको नागपुर पसंद होगा, और जिस इंसान को चेन्नई में है, जो चेन्नई से है, उसको क्रिकेट पसंद नहीं आता है। ठीक है, ना एक बात बताओ, पहले अपने गेम्स का देखते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, चेस एंड टेनिस। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ठीक है, हम लोगों ने पहले लिख दिया ना तो डी, ना तो वो इंसान जो चेन्नई से है उसको क्रिकेट पसंद है। फिर हमने लिख दिया बी को फुटबॉल पसंद है या चेस, दोनों में से कोई एक पसंद आएगा। ए को पटना से है, ए को या तो चेस पसंद है या टेनिस पसंद है। ठीक है, एंड लास्ट हम लोगों ने देखा कि आपका जो बंदा है जिसको टेनिस पसंद है वो नागपुर से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देख लिया कि जिस बंदे को टेनिस पसंद है वो नागपुर से है, और ए को या तो टेनिस पसंद हो सकता है या चेस पसंद हो सकता है, लेकिन ए पटना से है, तो ऑब्वियस की बात है पटना वाले को टेनिस पसंद नहीं हो सकता, बिकॉज़ टेनिस नागपुर वाले को पसंद है। तो ए का हमें समझ में आ गया, ए को जो जगह पसंद है वो है, ए को जो गेम पसंद है वो है चेस। ठीक है, तो हम लोग का चेस बैठ गया, हम लोग का पटना बैठ गया। ठीक है, अब बी को या तो चेस पसंद था या फुटबॉल पसंद था, बट यहाँ पे चेस नहीं दे सकते बिकॉज़ ए को चेस पसंद है, तो बी को फुटबॉल पसंद आएगा, तो हमारा फुटबॉल भी बैठ गया। ठीक है, अब गेम में देखो तो क्रिकेट और टेनिस दो ही बाकी है। अब डी को क्रिकेट नहीं पसंद, तो नेचुरल सी बात है डी को टेनिस पसंद होगा, एंड अरे
सी को क्रिकेट पसंद होगा। ठीक है, ये चार हम लोग के गेम्स बैठ गए। अब हमें क्या पता है, जिस इंसान को टेनिस पसंद है उसको नागपुर का है। ठीक है, तो हम लोगों ने नागपुर लिख दिया डी के पास, क्योंकि उसको टेनिस पसंद है तो वो नागपुर का है। नाउ दो सिटीज बचते हैं हमारे, दिल्ली एंड चेन्नई। हमें पता है कि जिस इंसान को क्रिकेट पसंद है वो चेन्नई से नहीं हो सकता, तो नेचुरल सी बात है फुटबॉल वाला फिर आपका चेन्नई से होगा एंड क्रिकेट वाला फिर आपका दिल्ली से होगा। सो आंसर आप देख सकते हो, ए को चेस पसंद है और वो पटना से है, बी को फुटबॉल पसंद है और वो चेन्नई से है, सी को क्रिकेट पसंद है और वो दिल्ली से है, एंड डी को टेनिस पसंद है वो नागपुर से। अब इसके बेसिस में आपको आंसर करना है, द पर्सन इन लिविंग इन दिल्ली लाइक्स व्हिच स्पोर्ट। दिल्ली में जो रहने वाला उसको कौन सा स्पोर्ट पसंद है, तो दिल्ली में जो रहने वाला है उसको क्रिकेट पसंद है। ठीक है, देन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में, द पर्सन हु लिव्स इन नागपुर लाइक्स व्हिच स्पोर्ट। जो नागपुर में रहता है उसको क्या पसंद है, तो जो नागपुर में रहता है उसको टेनिस पसंद है। तो आ गया आपका आंसर, समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ए दिल्ली बी नागपुर चेस। तो देखो ए दिल्ली करेक्ट है क्या, नहीं है करेक्ट। ठीक है, नागपुर एंड चेस करेक्ट है क्या, तो अब देखो नागपुर एंड टेनिस करेक्ट है, राइट। चलो बी एंड टेनिस करेक्ट है क्या, तो नहीं, बी एंड फुटबॉल करेक्ट है। पटना एंड चेस करेक्ट है क्या, तो हाँ देखो पटना एंड चेस करेक्ट है, सो योर करेक्ट कॉम्बिनेशन इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलो तो ये आपके देखिए हमारा वो वाला क्वेश्चन है एनालिटिकल रीजनिंग वाला। अब अपने आगे चलते हैं असर्शन रीजनिंग में। असर्शन, देयर इज इन्फ्लेशन इन इंडिया। असर्शन रीजनिंग पहले चेक करते हैं, ट्रू है कि फॉल्स है। तो क्या इंडिया में इन्फ्लेशन हो रहा है, तो आंसर इज यस, इंडिया में इन्फ्लेशन हो रहा है। 2, गवर्नमेंट शुड टेक मेजर्स टू कीप इन्फ्लेशन इज चेक। क्या गवर्नमेंट को मेजर्स लेना चाहिए इन्फ्लेशन को चेक में रखने के लिए, ये भी ट्रू है क्योंकि लेना चाहिए। दोनों का अगर ट्रू आया तो आंसर अपने पे बिकॉज़ लगाते हैं। There is inflation in India because the government should take measures to keep inflation in check. India में inflation है क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को inflation ठीक रखने के लिए कुछ measures लेने चाहिए। Does this make sense क्या? India में inflation इस वजह से है क्या? नहीं। तो आंसर क्या होगा? Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C. ठीक है? Next आ जाओ, again analogy वाला question है। Provisional is to interim, zenith is to what? प्रोविजनल और इंटरिम के बीच में आपका जो रिलेशनशिप है जेनिथ और उसमें भी होना चाहिए। नाउ प्रोविजनल का मतलब होता है इंटर मतलब यू नो फॉर वंस, एक बार के लिए हमने आपको एडमिशन दे दिया, प्रोविजनल एडमिशन। इंटरिम का मतलब ये होता है अभी फॉर द टाइम बिंग, राइट। तो प्रोविजनल एंड इंटरिम दोनों का मतलब सेम है। तो आपको कुछ ऐसा एग्जांपल लेना है, कोई ऐसा वर्ड लेना है जिसका मीनिंग जेनिथ के साथ ही सेम आएगा। मतलब यहां पे सिनोनिम्स ले रहे हो, राइट। तो जेनिथ का मतलब होता है पीक एंड देयरफॉर यहां पे आपका आंसर विल बी पीक बिकॉज़ सिनोनिम्स दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इंसर्ट मिसिंग कैरेक्टर 25 50 22 डैश 19 152 17 152। अब यहाँ क्या हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 25 into 6 is 150, 22 into 7 अगर आप आंसर निकालो 19 into 8 is 152 and 17 into 9 is 153। तो बेसिकली पहले वाले नंबर को मैंने पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर नेक्स्ट को 8 से मल्टीप्लाई किया और फिर 9 से मल्टीप्लाई किया। तो 22 into 7 7 2 14 154, तो करेक्ट आंसर शुड बी 154। बहुत ही सिंपल सा है, आपको वापस हम बता रहे। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आप पूरे नंबर्स को दो दो के सेट में बांट दो। तो ये दो का सेट बन गया, फिर ये दो का सेट, ये दो का सेट, ये दो का सेट। अब इन सब में पहला वाला नंबर पहले में इंटू 6 हुआ, फिर इंटू 7 करके देखते हैं, ये इंटू 8 हो गया, ये इंटू 9 हो गया। तो पहले वाले नंबर को इंटू 6 करो तो दूसरा नंबर मिलेगा, तीसरे को इंटू 7 करो तो चौथा नंबर आना चाहिए, फिफ्थ को इंटू 6 इंटू 8 करो तो पांचवा नंबर आएगा। तो हर ऑड नंबर को आप जब इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 कर रहे हो तो आपको अगला नंबर पता चल रहा है। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? चलिए, नाउ अगेन आपका एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। 5 फिशर विमेन जो है मीना बीना मीना टीना टीना, ये एक रो में बैठी है। ठीक है, ये रो में बैठे हैं लोग। नाउ मीना इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बीना। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये लेफ्ट साइड हुआ, ये राइट साइड हुआ। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड पढ़ा, जिधर आपका लेफ्ट हैंड वहां लेफ्ट साइड, जिधर आपका राइट हैंड वो राइट साइड। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है मीना इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बीना, मतलब मीना इधर बैठेगी और बीना इधर बैठेगी। ठीक है, हीना इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बीना, हीना जो है वो डीना के राइट में बैठी है। ठीक है,
टीना इज सिटिंग समवेयर बिटवीन टीना एंड हीना। तो टीना जो है वो हीना और टीना के पीछे बैठी है। तो टीना के एक तरफ टीना, एक तरफ हीना। तो आपको पूछा जा रहा है हीना टीना के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है टीना के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है। तो ये अगर टीना है, ठीक है, टीना का इमीडिएट राइट में आपको यहाँ पे टीना दिख रही है, बट यहाँ पे एक बहुत मेजर कैच है, और वो कैच क्या है, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन में दिया गया ना, आई डू नॉट अग्री विद दिस। अब क्यों, देखो यहाँ पे देखो 5 फिक्शनल वुमेन बैठे हैं, मीना, हीना, मीना, टीना एंड टीना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है मीना इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बीना एंड राइट ऑफ टीना। ओ सॉरी, यहाँ पढ़े नहीं थे। मीना इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बीना, बीना के लेफ्ट में मीना बैठी है और टीना के राइट में मीना बैठी है। तो टीना यहाँ बैठी है, ठीक है। हीना इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बीना, ठीक है। हीना जो है वो टीना के राइट में, ये क्यों गलत बना दिया, नहीं, हाँ ठीक है, हीना है वो टीना के राइट में बैठी है, ठीक है। टीना इज सिटिंग समवेयर बिटवीन टीना एंड हीना। नाउ टीना और हीना के बीच में बैठी है। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। आपको पूछा गया है इमीडिएटली टीना के राइट में कौन बैठा है। नाउ ऑनेस्टली टीना के राइट में यहाँ पे आपकी मीना भी आ सकती है और टीना भी आ सकती है। इट कैन बी एनी ऑफ दीस पीपल, राइट, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे ये भी लिखा गया है कि मीना इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मीना एंड इमीडिएट राइट ऑफ टीना। ये कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। अगर मान लो हम टीना, टीना, मीना, बीना और हीना करें, ठीक है, तब भी चलेगा। और अगर मान लो मैंने टीना, मीना, बीना, डीना और हीना किया तब भी चलेगा, राइट। ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं आ सकता है बिकॉज़ ये बहुत यू नो एम्बिगुअस क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, फिर असर्शन लिखने का क्वेश्चन है। यूरो करेंसी हैज 11 मेंबर नेशंस ओनली व्हाइल द अदर नेशंस विल कंटिन्यू विद देयर एस्टैब्लिश्ड करेंसीज फॉर द टाइम बीइंग। ट्रू, यूरो की 11 मेंबर नेशंस ये बाकी सब अपना अपना करेंसी यूज करते हैं, हमें पता है ये ट्रू है, ठीक है। अदर ग्रुप ऑफ नेशंस हैज इट्स ओन कॉमन करेंसी, बाकी ग्रुप ऑफ नेशंस जो है उनके अपने करेंसी होते हैं। ट्रू, ये भी सही है। अरे यार क्या हो गया, ठीक है। सो दिस इज आल्सो ट्रू। अब असर्शन रीजन देखते हैं। The euro currency has 11 member nations, while other nations will continue with their established currencies for the time being because the other group of nations has its own common currency. यूरो करेंसी में आज के दिन केवल 11 लोग हैं और बाकी के जो लोग हैं वो लोग अपना ही करेंसी कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना कॉमन करेंसी है। आपका यहाँ पे अगर आंसर स्कीम देखो तो आंसर स्कीम में दिया गया है ऑप्शन ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मेरे हिसाब से दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाई? बिकॉज़ यूरो में जो 11 लोग नहीं आए वो लोग ने बोला कि हम अपना जो हम लोग का कॉमन करेंसी है वो यूज करने वाले हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट assertion है mothers don't like the way their sons behave and sons on their part consider their mothers to be old fashioned, ठीक है। ये भी एक हद तक ट्रू है। आज के दिन में माओ को नहीं पसंद आता किस तरीके से बच्चे काम करते हैं और बच्चों को अपनी माएं ओल्ड फैशन लगती है, ठीक है। रीजन जनरेशन गैप कीप द टू अपार्ट। क्या जनरेशन गैप दोनों जनरेशन को अलग करते हैं? आंसर इज यस। बिकॉज़ अगर आगे देखो mothers don't like the way their sons behave and sons on their part consider their mothers to be old fashioned because the generation gap keeps the two apart. mothers को अपने बच्चों की हरकतें नहीं पसंद आती, बच्चों को mothers old fashioned लगती है। क्यों? बिकॉज़ दोनों के बीच में जनरेशन गैप है। so the answer is both A and R are true and R is the correct explanation of A, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये आप लोग का है ब्लड रिलेशंस वाला क्वेश्चन। अजान इज द ओनली सन ऑफ अमान। तो ये अमान है, इसका इकलौता बेटा है अजान और ये लड़का है, क्या माइनस करा दिए, ठीक है। नसरीन इज द डॉटर ऑफ रुबीना एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ शाहीन, ठीक है। तो ये नसरीन जो है शी इज द डॉटर ऑफ रुबीना एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ शाहीन। शाहीन इज द वाइफ ऑफ अमान। तो शाहीन जो है वो वाइफ है अमान की। नसरीन इज द सिस्टर ऑफ अब्दुल, ठीक है, वो अब्दुल की बहन है। हाउ इज अजान रिलेटेड टू अब्दुल? अजान अब्दुल का क्या होता है? अब देखो अमान और शाहीन पति पत्नी है, ठीक है। अब अमान का बेटा अजान है और इनकी डॉटर इन लॉ रुबीना है, मतलब अजान और रुबीना पति पत्नी हुए एंड इनके बच्चे हैं अब्दुल और नासरीन। तो अजान और अब्दुल के पीछे क्या रिलेशनशिप है? अजान अब्दुल का फादर लगता है। आंसर इज ऑप्शन बी फादर। समझ में आया क्यों? अब हम लोग को ये पता चला। यहाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है,
शाहीन मतलब सॉरी, नसरीन इज डॉटर ऑफ रुबीना एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ शाहीन। वो शाहीन की ग्रैंड डॉटर है और रुबीना की डॉटर है, मतलब रुबीना शाहीन की डॉटर इन लॉ है, वो डॉटर नहीं है, क्योंकि अगर रुबीना शाहीन की बेटी होती तो शाहीन की मटर्नल ग्रैंड, नसरीन की मटर्नल ग्रैंड मदर होगी शाहीन। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे लिखा है नसरीन की ग्रैंड मदर है शाहीन, मतलब उसकी दादी है और ये इसकी मम्मी है। अगर ये दादी है और ये मम्मी है, मतलब रुबीना शाहीन की बहू हुई, अमान और रुबीना का बेटा है अजान, तो नेचुरल सी बात है अजान रुबीना हस्बैंड वाइफ हुए एंड अब्दुल अजान का बेटा हुआ, अजान अब्दुल का पापा हुआ। क्लियर हुआ सबको? चलिए नेक्स्ट, इन अ कोड लैंग्वेज, ये क्वेश्चन करने का हम लोग 57 कॉमर्स इज रिटन एज DQPQJXJM। ठीक है, आपको बताना है सेम लैंग्वेज में सोशियोलॉजी कैसे लिखाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्राई करते हैं खोजने का, तो DC + 1D O + 2Q N + 3P M + 4Q E PEFGHIJ + 5J। अब देख रहे हो +1 +2 +3 +4 +5, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे +1 करो, S + 1 T O + 2 Q C + 3 F। ठीक है, I + 4 J K L M। ठीक है, तो देखो T Q F M में ये कट गया, अभी ये तीनों बाकी है, B भी कट गया है, बात पता है। ठीक है, अब नन ऑफ द अबव दिया गया एंड डी दिया गया, तो आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। O + 5 P Q R S T T, अब देखो T Q F M T दिया गया और यहाँ पे T Q F M W है, ये भी कट गया, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नन ऑफ द अबव। समझ में आया सबको? चलिए, अब आपको बोला गया है इन अ रो ऑफ बॉयज, अगर ये रो ऑफ बॉयज है, X is at 13th number from the front left hand and Z is at 17th number from the right hand. If in this row X is 11th from right, X 11th है राइट से, तो आपको बताना है Z का लेफ्ट से पोजीशन कितना होगा। तो पहले X का लेफ्ट और X का राइट पोजीशन दिया गया है, हम लोग इसका पहले एवरेज निकाल लेते हैं। आपके इस रो में टोटल कितने बचे हैं, तो अगर लेफ्ट एंड राइट दिया गया और टोटल निकालना तो क्या करते हैं, अपने दोनों को ऐड करके -1, तो 11 + 13 24, 24 - 1 is 23। तो इस रो में टोटल 23 बच्चे हैं। ठीक है, 23 बच्चों में राइट से 17 है, ये आपको लेफ्ट से निकालना है, तो कैसे करोगे, टोटल +1 is equal to 24, 24 minus left will give you right, so the answer is 7। so आपका जो यहाँ z है वो आगे से 7 होगा, अगर पीछे से 17 है तो। समझ में आया? बेसिकली फ्रंट प्लस बैक मतलब लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू टोटल +1। तो हम लोगों ने उसी को यूज करके पहले x का पोजीशन यूज करके टोटल निकाल लिया, और फिर टोटल से हम लोगों ने जब इसका बैक वाला पोजीशन लेफ्ट वाला पोजीशन माइनस कर दिया तो हमें राइट वाला पोजीशन मिल गया। समझ आया सबको? ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 59 में 59 बोलता है A B C D E are 5 people working in the same company. B is older than E, B is older than E but shorter than C. Okay. ठीक है, B is older than E but shorter than C। अब आप यहाँ पे देखो दो तरीके से क्लासिफाई किया जा रहा है, एज के हिसाब से भी क्लासिफाई किया जा रहा है एंड हाइट के हिसाब से भी क्लासिफाई किया जा रहा है। ठीक है, देन अगेन C is younger than A but taller than E, A is younger than E, D is older than A but shorter in the group। ठीक है, आपको पता लगाना है कि G who is taller than C joins the group, then maximum number of persons जो G से छोटे हो सकते हैं एंड E से बड़े हो सकते हैं वो कौन है, मतलब हमें हाइट से मतलब है। तो सबसे पहले तो इग्नोर करो ओल्ड वाला। ठीक है, ये जो एज वाला दिया गया है ना, एज वाला पूरा इग्नोर कर दो। ठीक है, चलो अब पढ़ो, B is shorter than C। तो B जो है हम लोग नीचे शॉर्ट लिखते हैं, ऊपर टॉल लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट ऊपर टॉल, B shorter than C तो C से छोटा हो गया। C is taller than E, C से E ज्यादा बड़ा है,
मतलब सॉरी सी इज टॉलर देन मतलब सी ई से भी बड़ा है, ठीक है। डी इज शॉर्टर इन द ग्रुप, आई थिंक डी इज द शॉर्टेस्ट इन द ग्रुप, ये लोग लिखना चाह रहे हैं। जी हु इज टॉलर देन सी, जी यहाँ पे आया वो सी से टॉलर है, उसने ज्वाइन किया, तो आपको बताना है ऐसे कितने लोग हो सकते हैं जो जी से छोटे हो लेकिन ई से बड़े हो। तो जी से छोटे और ई से बड़े में दो लोग ही हो सकते हैं कि नहीं वो हमें नहीं पता, पर दो ही लोग हो सकते हैं आपके ई सी एंड बी, द आंसर शुड बी 2। इनके बारे में दिया नहीं गया, ठीक है। चलो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, क्वेश्चन नंबर 16 which has अरे यार 12 मीटर लेंथ एंड 5 मीटर ब्रेथ, ठीक है। अब एक एम्बुलेंस आई एंड हॉस्पिटल ऑपोजिट एंड में है, फॉर्मिंग अ डायगोनल, मतलब एम्बुलेंस यहां खड़ी है और हॉस्पिटल यहां है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द एम्बुलेंस इज 1 मीटर पर मिनट, तो मिनिमम टाइम क्या लगेगा उसको हॉस्पिटल पहुंचने के लिए। अब एक बात बताओ, एम्बुलेंस के पास एक ऑप्शन है कि वो 5 मीटर यहां कवर करे एंड 12 मीटर यहां से जाए, या फिर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पार्क के थ्रू ऐसे जा सकती है, ठीक है। अब अगर आप पार्क के थ्रू ऐसे जाने वाली बात करो तो ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस ट्रायंगल बन गया है। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विल गिव यू ये एबी का लेंथ, ठीक है। तो 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 5 स्क्वायर इज 25, दैट इज √169, मतलब ये लेंथ 13 हो गया। अब अगर एम्बुलेंस डायरेक्टली यहां से लेके यहां जाती है 1 मीटर पर मिनट, तो 13 मिनट में वहां पहुंच जाएगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करना था, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में आपको इतना ही क्वेश्चन आया था, फिर आपके स्लैट में आपका समथिंग नोन एज एनालिटिकल रीजनिंग भी आता है, तो एनालिटिकल रीजनिंग भी अपने एक बार देख लेते हैं। अब यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 61, Gordon flood means fan belt, Pink gobbler means ceiling fan, ठीक है। अब इसका मतलब फैन के लिए गॉर्डल यूज किया गया बिकॉज दोनों जगह सेम है, एंड सीलिंग के लिए पिक्सन यूज किया गया। आपको पूछा गया, अच्छा यहाँ पे आर्टिफिशियल मींस टाइल रूफ, आपको बोला गया कौन सा वर्ड ऐसा है जो सीलिंग टाइल हो सकता है। नाउ सीलिंग मतलब पिक्सन, तो पिक्सन होना चाहिए, मतलब ऑप्शन ए हो सकता है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, in front of the friends Paul introduced a man as he is my grandfather's only daughter-in-law's brother, ठीक है। he is my grandfather's only daughter-in-law's brother, ठीक है। grandfather's only daughter-in-law मतलब क्या होता है, आपके दादाजी की इकलौती बहू आपकी क्या लगेगी, आपके दादाजी की इकलौती बहू आपकी मदर लगेगी, तो इसको हम लोग मदर कर देते हैं। अगर मान लो पॉल ने मैन को बताया ही इज माय मदर्स ब्रदर, मम्मी का भाई है, मतलब वो क्या लगा इसका पॉल का, वो लगा मामा, और पॉल उसका क्या लगा, पॉल उसका नेफ्यू लगेगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नेफ्यू, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 63, देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्संस A B C X Y Z, the professions are software professional, medical, professor, executive, manager and legal. There are two married couples. The manager is the grandfather of Z, तो मैनेजर जो है he is the grandfather of Z, grandfather है मतलब ये मेल होगा। the manager, ठीक है, who is a software professional, ठीक है, तो ये मैनेजर और ये Z जो है ये सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल मिल गया हम लोग को, मैनेजर मिल गया हम लोग को, और Z मिल गया, ठीक है। C, the executive is married to a lady professor, C जो है एग्जीक्यूटिव वो प्रोफेसर के साथ मैरिड है, C इज मेल एंड प्रोफेसर इज फीमेल। B इज द मदर ऑफ Z एंड Y, मतलब Z एंड Y की मम्मी सेम है जो कि है B, ठीक है। B एक्चुअली यहां नहीं आएगी, B इसकी वाइफ है, ठीक है। B यहाँ पे आएगी एंड ये मदर है, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज मैरिड टू द मैनेजर, यहाँ पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव who's X एंड ये फीमेल होगी बिकॉज़ मैनेजर मेल है, ठीक है। अब नेचुरल सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो B फीमेल है, तो अगर हम B को प्रोफेसर बना दे और यहाँ C को बैठा दे who's the executive, तो हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दो मैरिड कपल्स होने चाहिए। तो एक मैरिड कपल हो गया आपका ये मैनेजर एंड मेडिकल प्रोफेशनल, और एक हो गया C एंड B।
अगर आप नाम के हिसाब से देखो तो एक्स आ चुका है, वाई आ चुका है, जेड आ चुका है, बी सी आ चुका है, तो मतलब मैनेजर ए है। और अगर आप प्रोफेशन के हिसाब से देखो तो मैनेजर आ गया, एग्जीक्यूटिव आ गया, प्रोफेसर आ गया, मेडिकल आ गया एंड सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल आ गया, केवल लीगल बचा है, तो मतलब वाई इज लीगल। Who are the two married couples? AX and BC. Option B. ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इज A रिलेटेड टू Y? A Y का क्या लगता है? तो इज द ग्रैंडफादर ऑफ Y। तो A इज द ग्रैंडफादर ऑफ Y। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ A? बताओ A का प्रोफेशन क्या है? A इज द मैनेजर, तो A का प्रोफेशन है आपका मैनेजर का, राइट। फाइंड द ऑड वन आउट। A X B Y, आपको ऑड वन आउट पूछना है, A X B और Y है। तो देखो A X B एंड Y, तो A X B तीनों मैरिड है, Y मैरिड नहीं है, so the odd one out will be Y. Option B. Find the correct statement. A is mother of C. क्या A C की मम्मी है? ये no, A is the father of C. तो ये करेक्ट नहीं हुआ। Y is the son of B. क्या Y B का सन है? हमें नहीं पता Y सन है कि डॉटर है, उसका आपको जेंडर नहीं बताया गया, ये भी नहीं पता। Z is the son of X. क्या Z X का बेटा है? नहीं, X का ग्रैंडसन है। देखो X यहाँ पे है और Z यहाँ पे है, Z is the grandson of X, तो ये भी नहीं पता, ये भी गलत है। Y and Z are unmarried. Y and Z are unmarried. ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि इस फैमिली में दो ही मैरिड कपल थे, तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। समझ में आया सबको? चलो चलो, आपसे पूछा गया हाउ मेनी कलर्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द स्पेस इन द गिवन फिगर, जिससे कोई भी दो एडजेसेंट स्पेसेस में सेम कलर नहीं आएंगे। तो मान लो इसको मैंने रेड कर दिया, इसको ब्लू कर दिया, इसको ग्रीन कर दिया। अब यहाँ पे हम ग्रीन ला सकते हैं, यहाँ पे हम ब्लू ला सकते हैं, यहाँ पे हम रेड ला सकते हैं, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे हम ब्लू ला सकते हैं, यहाँ पे हम रेड ला सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन ला सकते हैं, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ठीक है। आप देखो तीन ही कलर को जब मैंने यहाँ कुछ फिल किया तो हम यहाँ फिल कर देंगे और यहाँ फिल कर देंगे, आपको हम करके दिखा देंगे, ठीक है। पहले हम लोग ये करते हैं, ठीक है, फिर इसको करते हैं। देखो तीन कलर्स में हम लोगों ने ऐसे कर दिया कि कोई भी दो कलर आपस में टच नहीं कर रहे, मतलब कोई भी ब्लॉक्स जिसमें सेम कलर वो आपस में टच नहीं कर रहे, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ये एनालाइज करके देने का आंसर है, इसका कोई ऐसा वो नहीं होता, ठीक है, फॉर्मूला नहीं होता। नेक्स्ट, फाइंड आउट द लेटर दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब इसमें से कौन सा लेटर नहीं बनाया जा सकता? स्पॉट बनाया जा सकता है क्या? तो देखो S P O T बनाया जा सकता है। पोस्ट भी सेम P O S T बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, टैक्सी T A X I टैक्सी भी बनाया जा सकता है। टॉक्सिक T O X I, इसमें C नहीं है तो आपका टॉक्सिक वर्ड नहीं बनाया जा सकता। समझ में आया सबको? चलो, if parrot is coded as LTNUKW, अरे यार तो आपको बताना है, and term is coded as PHNP, तो आपको बताना है फ्रेंड कैसे कोड किया जाएगा, ठीक है। नाउ सी, अगर आप यहाँ पे देखोगे किस तरीके से किया जा रहा है, तो P JTL MNOP -4 is L, A plus 3 is D, N OPQR -4 R STU plus 3, तो -4 plus 3 -4 plus 3 है, ये चल रहा है। इधर भी देखे थे P Q R S T plus -4 E F G H plus 3, then again -4 plus 3, so the formula is -4 plus 3 -4 plus 3, ठीक है।
नाउ f -4 कितना होता है? f is 6, तो -4 will be b। तो आपको दिख गया ऑप्शन सी है, क्योंकि बाकी किसी में b से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, अगला नंबर कौन सा आना चाहिए? 52, 51, 53, 52, 54, 53। तो -2 प्लस सॉरी -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, तो अगला नंबर 55 आना चाहिए। सिंपल। अब बताओ इसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो ट्रांसलेशन से नहीं बन सकता? ट्रांजिट TRANSIT बन सकता है, ट्रांसमिट TRANSM नहीं आता, तो आपका ट्रांसमिट वर्ड नहीं बन सकता है। समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट, रोहित owns a stationery shop. He marks his goods 25 after CP and allows customers 12% reduction on their bills. What percent profit does he own? तो आपको कुछ नहीं करना है, let CP be 100। CP अगर 100 है, मार्कअप आपको बताया गया है होता है 25% का, मतलब मार्क प्राइस कितना होगा? 25, 125। ठीक है, 125 पे आपने 12% रिड्यूस किया, तो SP is equal to MP 1 minus discount upon 100। MP था 125, 1 minus 12 upon 100, that is equal to 125 into 88 upon 100। 25, 4, 5, 22, तो ये हो गया 110। सीपी का 100 रुपए, इसने 10 रुपए 110 रुपए बेचा, प्रॉफिट कितने का हुआ? 10% का इसको प्रॉफिट हुआ है। समझ में आया? समझ में आया? सीपी हमने 100 मान लिया, तो मार्कअप 25 के हिसाब से मार्क प्राइस 125 होगा, 125 पे 12% ऑफ मिला है, तो मतलब एसपी और 10, तो 100 रुपए का चीज कितने में बिक रहा है? 10 रुपए में, तो 10% विल बी द प्रॉफिट। ठीक है, if 27th May 2026 is Wednesday, then 17th Feb 2026 comes on which day? तो यहाँ पे आपको आगे का बताया गया, आपको पीछे का पूछना है, फॉर्मूला सेम ही रहता है, फेब में फेब, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, मार्च में कितने और डेज? 3, अप्रैल में कितने? 2, मई में कितना हो गया जो दिया गया है 27, एंड फरवरी में total days minus given date. February 2026 is not a leap year, so 28 minus 17 that is equal to 11. Total add कर लो, 27 plus 3 30, 41 43, 43 divided by 7 और number of days आता है 1। अब ये आगे आपको बताया गया वेडनेसडे था, तो और नंबर ऑफ डे मतलब पीछे जाओगे तो वेडनेसडे से पीछे क्या होता है? ट्यूसडे। सो द आंसर इज ए। जैसे हम लोग अगर 17th फेब का बताया होता और हम लोग 27th मई का निकाल पाते ना आराम से, यहाँ पे उल्टा कर दिया, मई का बताया गया फेब का निकालना है, तो आप प्रोसेस सेम फॉलो करोगे, नंबर ऑफ डेज वैसे ही निकालोगे। इट्स जस्ट दैट बिकॉज़ यहाँ पे हम लोग मई से मार्च पे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो आप वेडनेसडे से एक स्टेप पीछे चल जाओगे, एक और डे था तो एक स्टेप पीछे चल जाओगे, एंड द आंसर विल बी ट्यूसडे। समझ में आया सबको? एंड आइए लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, Q is the daughter of A, तो A की बेटी है Q। K is the husband of J, K और J हस्बैंड वाइफ है, K हस्बैंड है तो J वाइफ होगी। J is the daughter in law of X, J जो है वो X की बहू है, तो एक्चुअली K जो है वो X का बेटा होगा। Who is the mother of A, ठीक है, तो X ही A की भी मदर है, तो बेसिकली X ही A की भी मदर है, एंड X का एक और बेटा है K जिसकी बीवी है J। C is the brother of A's husband, A का जो हस्बैंड है उसका भाई है C, ठीक है, A's husband मतलब A वाइफ होगी, ठीक है। How is A's husband related to X, A का जो हस्बैंड है वो X का क्या लगता है, तो A का हस्बैंड X का सन इन लॉ लगेगा, so the correct answer is option C, son in law। समझ में आया गाइस? तो ये थे आपके कुछ 30 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने 2020 वाले पेपर में देखा। 21 से हम लोग का सिलेबस चेंज हो गया था, तो 21 ऑनवर्ड्स आपके कम क्वेश्चन आने लगे। आप लोग देख लो, एलआर में 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस ये एलआर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में 2021 में स्लाइड का जो पेपर आया था उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हमने सॉल्व करे। While introducing Sheila, Nitin said, "She is the only sister-in-law of my mother's son. How are Sheila and Nitin related?" तो यहाँ क्या बोला गया है? नितिन ने बोला ये मेरे मम्मी के बेटे की इकलौती भाभी है।
अब अच्छा, बेटे की भाभी है मतलब दो बेटे होंगे। अगर आपकी कोई भाभी है, हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं आपकी मम्मी के बेटे की भाभी, मतलब आपकी भाभी, मतलब आपको कोई बड़ा भाई होगा, राइट? आपका कोई बड़ा भाई होगा ना। तो आई एम यहाँ पे क्या बोला गया है, नितिन को शीला को दिखाते हुए नितिन ने बोला ये मेरी मम्मी के बेटे की भाभी है, ठीक है। तो बताओ शीला और नितिन क्या है एक दूसरे के, तो या तो शीला और नितिन हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या वो देवर भाभी हो सकते हैं, क्योंकि नितिन की मम्मी की दो बच्चे, एक नितिन और एक नितिन का भाई। अब दिस क्या बोलते हैं, शीला कैन बी नितिन्स वाइफ, अगर नितिन वाइफ है तो इसकी भाभी हो गई, और अगर वो इसकी वाइफ है तो नितिन की भाभी हो गई। अब यहाँ पे आपके दो ऑप्शन आ सकते हैं, या तो शीला एंड नितिन कैन बी हस्बैंड वाइफ, या दे कैन बी ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, बट ऑप्शन में केवल हस्बैंड वाइफ दिया गया है, तो हम लोग केवल ऑप्शन ए से लेंगे। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 24 जुलाई इज अ वेडनेसडे, तो उस महीने में कितने वेडनेसडेज आए थे? अब एक बात बताओ, अगर 24 जुलाई वेडनेसडे था, मतलब आपका इससे 7 दिन पहले 17 को भी वेडनेसडे था, ठीक है, इससे 7 दिन पहले 10 को भी वेडनेसडे था, और इससे 7 दिन पहले 3 को भी वेडनेसडे था। अगर 24 के बाद वापस वेडनेसडे का क्या, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यस 31 को वापस वेडनेसडे आने वाला है। तो इस पूरे महीने में 5 वेडनेसडेज आएंगे। जुलाई का बात हो रहा है तो 31 डेज है, तो 5 वेडनेसडेज आएंगे, ठीक है। चलो, गुगली इज टू क्रिकेट, ईगल इज टू व्हाट? तो गुगली और क्रिकेट में जो रिलेशनशिप है, ईगल और आपके आंसर में होना चाहिए। गुगली इज अ फॉर्म ऑफ बॉल जो आप डालते हो क्रिकेट में, इट्स अ टर्म यूज्ड इन द गेम। तो ईगल कहां यूज करते हैं? ईगल अपने गोल्फ में यूज करते हैं। गोल्फ में जब एक तरीके से खेल किया जाता है तो उसको अपने ईगल बोलते हैं, ठीक है। चूज योर ऑर्डर नाउ, 2, 16, 42, 8, 2, 16, 42, 8, क्या होगा ऑर्डर नाउ बताओ? तो देखो, ये इसमें से 2 raised to the power 1 is 2, 2 to the 4 to the 8 to the 16, 2 raised to the power 4 is 16 and 2 cube is 8, but 42 2 के पास में नहीं आता है, so the correct answer will be option C 42, ठीक है। नेक्स्ट, paw is to dog, hoof is to what? डॉग के पैर को paw बोलते हैं, तो किसके पैर को hoof बोला जाता है? काऊ के पैर को hoof बोला जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपको खोजना है 2, 5, 16, 65 डैश, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, 2 into 3 6 minus 1 is 5, 5 into 3 15 plus 1 is 16, 16 into 3 16 to the 16 to the 36, 36 sorry 16 to the 32, 32 48, ओके। ये वाला फॉर्मूला नहीं है अपना पाया, ये वाला फॉर्मूला नहीं आएगा, ठीक है। तो अब दूसरा उपाय निकाला जाए, 2 और 5 के बीच में क्या कर सकते हैं अपने? देखो, +3 +11 अगेन नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर या मल्टीप्लिकेशन का कोई खेला होगा, राइट? अब देखो 2 into 3 6 minus 1 is 5, 5 into 3 15 plus 1 is 16। अब नेक्स्ट 16 into 4 करो, 6 4 24, 2 6 1 4 अंदर 2 5 6, यस। तो 16 into 4 plus 1 is 65, तो क्या हुआ? into 3 minus 1 into 3 plus 1 into 4 plus 1, अब यहाँ पे into 4 minus 1 आना चाहिए। तो 65 into 4, 5 4 20, 02, 6 4 24, 25 26, 260 minus 1 259 आना चाहिए, जो अपने ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, तो हम लोग को कुछ और पूछना पड़ेगा। सी n नंबर ऑफ, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, तो अपने को कुछ और पूछना पड़ेगा। 2 5 16 65 डैश, ठीक है। अब देखो 16 और 65 में तो बहुत क्लियरली हम लोग को दिख रहा है, 16 into 4 plus 1 is 65, ठीक है। 5 और 16 में 5 into 3 plus 1, ओके, चलो हमको आंसर आ गया। 2 into 2 plus 1, so 2 to the 4 plus 1 5,
5 3 are 15 plus 1 16, 16 4s are 64 plus 1 65, so 65 into 5 plus 1, 65 into 5 5 5 is 25, 2 6 5 is 30 32, 32 plus 1 325 plus 1 is 326, so the answer should be 326. समझ में आया गाइस? तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे एक बार में आंसर नहीं आए, यू डोंट हैव टू गिव अप होप, ट्राई करते रहो, कुछ ना कुछ आपको आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे पहले हम भी एक बार फंस गए थे, बट देन into 2 plus 1 into 3 plus 1 into 4 plus 1 into 5 plus 1 मिल गया अपने को पैटर्न, राइट? लास्ट, if you rank 12 in a class of 57 लोग में आपको 12 आया है, तो लास्ट से आपका रैंक क्या होगा? तो हमें पता है टोटल प्लस 1 इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 58 minus 12 will give you लास्ट से आपका स्कोर, दैट इज 46। तो एंड से आपका स्कोर जो है या एंड से आपका रैंक जो है वो 46 रहेगा। क्लियर हुआ गाइस? क्लियर हुआ गाइस? चलिए नेक्स्ट, एनालिटिकल रीजनिंग में जहां आपको बेसिकली मैथ्स पूछा जाता है, नीता एंड नीता का एज आज के दिन में 41 है, तो लेट नीता बी x एंड नीता बी y, तो x plus y is equal to 41, ठीक है? 4 years ago मतलब x minus 4 और y minus 4 जब था, नीता's age was 2 times the age of रीता, तो मतलब x minus 4 was 2 times the age of y minus 4 रीता। तो क्या आप यहाँ पे x और y का रिलेशनशिप निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। x minus 4 is equal to 2y minus 8, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 4 को उधर ले जाएंगे, x is equal to 2y minus 4, minus 8 plus 4 is minus 4, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग x को रिप्लेस करते हैं with this value, तो 2y minus 4 plus 5 is equal to 41, that means 3y is equal to 41 plus 4, that is equal to 45, तो y is equal to 15, 45 by 3, ठीक है? y 15 है तो x क्या हो जाएगा, x plus 15 is equal to 41, तो x is equal to 41 minus 15, that is equal to 26। तो आपको पूछा गया है प्रेजेंट एज ऑफ रीता, प्रेजेंट एज ऑफ रीता हमने y रखा था 15, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 15, ठीक है? नेक्स्ट, 16 is to 125, 36 is to what? So 16 can also be written as 4 square, है ना? And 125 can be written as 5 cube, तो 4 square 5 cube। वैसे ये 6 square लिखा सकता है, तो आपको इसके बदल में 7 cube लाना पड़ेगा। तो मतलब पहले वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर है, उसके जस्ट बाद वाला नंबर का क्यूब है। 7 क्यूब है, 7 7 का 49, 49 into 7, 7 9 are 63, 7 4 are 28, 29 30 31 32 33 34, so the answer will be 343, ठीक है? There are 25 children standing in a row facing towards north, ठीक है? ये लोग सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब ये लेफ्ट है और ये राइट है। If प्रकाश is shifted by 4 places towards right, मान लो ये प्रकाश का था, यहाँ पे 1 2 3 4 इधर आ गया, तो this position is 10th from the right end, ये 10th हुआ राइट हैंड से, ठीक है? और ये 10th हुआ मतलब ये 14th था जहां पे ये ओरिजिनली था, ठीक है? ओरिजिनल पोजीशन इसका 14th था राइट हैंड से। टोटल नंबर ऑफ बच्चे 25 है, तो लेफ्ट हैंड से इसका ओरिजिनल पोजीशन क्या था, 25 plus 1 is equal to 14 plus x, है ना? तो 26 minus 14 is equal to x, x मतलब 12, तो मतलब ओरिजिनली ये राइट से 12th पोजीशन पे था। समझ में आया? नेक्स्ट, 756 means 90 school, 53 means cool winter, मतलब 5 का मतलब हो गया cool, 3 का मतलब हो गया winter, ठीक है? 745 means cool is dark, मतलब 7 का मतलब हो गया is। Now dark is represented by which digit? तो देखो 7 का मतलब हो गया is, 5 का मतलब हो गया cool, तो dark किससे आया? dark आया 4 से, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन ये और है। 4 friends namely Pulkit, Kadir, Rahul and Sanjay, PQRS, are playing in a game of carrom. During the game, Kadir makes a pair with Sanjay. Q and S साथ में बैठ गए, मतलब पेयर बन गए, and P makes a pair with Rahul. P और R साथ में बैठ गए। Sanjay is sitting to the right side of Rahul, whose face is towards west. राहुल का फेस टुवर्ड्स वेस्ट है, तो इसमें यहाँ बैठना पड़ेगा
इसके राइट साइड में संजय बैठा है जो इस तरफ फेस कर रहा है। फाइंड आउट विच डायरेक्शन में संजय फेसिंग। संजय किस तरफ फेस कर रहा है? साउथ की तरफ फेस कर रहा है, समझा? राहुल ऐसे बैठा है जो इस तरफ फेस कर रहा है, तो इसका राइट होगा लेफ्ट होगा, और राहुल के लेफ्ट राइट साइड में बैठा है संजय। संजय अगर इधर बैठे तो अंदर की तरफ फेस करेगा, नीचे की तरफ, तो संजय इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। नेक्स्ट, by traveling 60 km per hour a person reaches his destination on time। ठीक है, he covered 3/4 of the total distance, मतलब let the distance be d, total distance, and time be t। तो speed is equal to distance by time, है ना? speed is equal to distance by time होता है ना? ना आपको बोला गया है इसने 3/4 डिस्टेंस कवर कर लिया, तो बचा कितना? 1/4 डिस्टेंस बचा रिमेनिंग। टाइम इसने 1/4 यूज किया है, टाइम अगर 1/4 यूज किया है तो रिमेनिंग टाइम कितना बचा? 3/4। अब इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड जो इसका होना चाहिए दैट शुड बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बचा है 1/4 और आपका क्या बोलते हैं टाइम बचा है 3/4, 4/4 कट गया, तो इसका स्पीड should be 1/3 of the original speed। ओरिजिनल स्पीड कितना था? 60, तो इसका नाउ स्पीड शुड बी 20। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। देखो ओरिजिनल अगर ये 60 पे चलता तो नॉर्मल डी और नॉर्मल टी पे आता। अब इसके पास 1/4 डिस्टेंस बचा है एंड 3/4 टाइम बचा है, तो स्पीड कितना होना चाहिए? स्पीड शुड बी 1/4 डिस्टेंस अपॉन टाइम बाय 3/4। 4 कटा 1/3, तो योर स्पीड शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड कितना था? 60, तो योर स्पीड शुड बी 60 divided by 3, that is 20 किलोमीटर पर आवर। एंड लास्ट है 52, 51, 53, 52 यहाँ कर चुके हैं, +1 -2 +1 -2 +1 -2, so the answer should be 51। सॉरी +1 प्लस हम उल्टा बोल दिए, सॉरी 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 गाइस, हम उल्टा बोल दिया, आप लोगों को उल्टा बोल दिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2, so answer should be 55। क्लियर? इतने ही क्वेश्चंस अब आपको आते हैं। सो बेसिकली 7 क्वेश्चंस ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग एंड 7 क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये हम लोगों ने 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का देखा था। अब 2021 का सेकंड शिफ्ट का भी देख लेते हैं। ये लास्ट पेपर जो हम सॉल्व करने वाले, यहाँ पे वैसे ही 7-7 5-5 ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसमें तो लॉजिकल के 4 ही क्वेश्चंस आते हैं। देखो, फाइंड द ऑड वन आउट। पनिशमेंट क्राइम, क्राइम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। एडवोकेसी जजमेंट, हेल्थ एक्सरसाइज, सक्सेस एंटरप्राइज। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिलेशनशिप क्या बैठा है सबके बीच में, समझा रहा है आपको? रिलेशनशिप बैठा है। सेकंड वाला करोगे तो एज अ रिजल्ट पहला वाला मिलेगा। अब एक बात बताओ, क्राइम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, एक्सरसाइज करोगे तो हेल्थ अच्छा मिलेगा, एंड एंटरप्राइज चलाओगे, कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो सक्सेस मिलेगा। ये रिलेशनशिप ठीक बैठा, बट जजमेंट करोगे तो एडवोकेसी मिलेगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता। सो द ऑड वन आउट इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। In a certain language, polity is coded as RPNJBZ। तो P plus 2 R, O plus 1 PQR, O P L MN plus 2 IJ, plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1। तो इंडियन में भी plus 2 plus 1 कर लो, I plus 2 JK, के से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब ये दो तो आपके रह गए। ठीक है, N plus 1 O, तो KO, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, pointing towards the picture of the boy, Setu said, he is the son of the only son of the eldest brother of my father। eldest brother of my father मतलब, eldest brother of my father मतलब my uncle। only son of my uncle मतलब cousin। ठीक है, और यहां बोला गया है he is the son of my cousin। son of my cousin जो होता है, he is the son of the only son of the eldest brother of my father। eldest brother of my father is my uncle, उनका son is my cousin, and cousin का son, cousin का son आपका कुछ भी नहीं होता, डिस्टेंट रिलेटिव होता है। एक क्वेश्चन ही एक्चुअली गलत है, ऑप्शन भी सेम ही है। ठीक है, लास्ट आ जाओ, आइडेंटिफाई द मिसिंग यूनिट। LOR PSV TWZ डैश, तो L MNOP
QRST सॉरी +4 होगा MNOP QRST UVWX। तो X से बेसिकली स्टार्ट होना है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टुडे। ठीक है, देखो कुछ भी हो रहा है खुद से X से स्टार्ट होना चाहिए। O P Q R S +4 T U V W +4 X Y Z A X A करेक्ट आंसर शुड बी ओके। एक और देखना पड़ेगा R S T U V +4 W X Y Z +4 A B C D the answer is X A D will be your correct answer option B। ठीक है, इसी पेपर में लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हम लोग को देखते हैं वो देख लेते हैं। लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस एनालिटिकल रीजनिंग वाले हैं। अब देखो आपको बोला गया ये जो वर्ड है ए बैक्टीरियल, इसमें अगर मैंने फर्स्ट फोर लेटर्स, ये फर्स्ट फोर लेटर्स है, इनको मैंने अगर रिवर्स लिख दिया, रिवर्स लिखो तो क्या हो जाएगा CABA। next four letters are C are in reverse order and next four letters are again written in reverse order। ठीक है, इसके बाद वाले चार लेटर्स है उनको भी रिवर्स कर दिया, तो TERI को भी रिवर्स कर दिया, IRET एंड अर। ठीक है, एंड द लेफ्ट लेटर्स आर अगेन रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो उसके बाद जो बैठे वो भी रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं LA। ठीक है, तो आपको बोला गया है which will be the fifth letter from your right, this is my right side, इसका fifth letter will be 1 2 3 4 5, so correct option will be R will be the fifth letter from my right। ठीक है, four friends Ram, Roy, Ratan and Pankaj appeared for a scholarship exam and secured the marks as per the following। score of Ram is more than Roy, तो राम का स्कोर रॉय से ज्यादा है। score of Roy is less than Ratan, रतन रॉय से ऊपर कहीं पे भी आ सकता है। The score of Ratan is more than Ram, तो रतन का स्कोर जो है वो राम से भी ज्यादा है। पंकज scored more than Ram but less than Ratan, पंकज यहाँ पे कहीं पे बीच में आएगा, बिकॉज़ वो राम से ज्यादा स्कोर किया लेकिन रतन से कम किया है। हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्क्स इसको मिला है तो रतन को हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्क्स मिला है। वेरी 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 ठीक है। नेक्स्ट, 5 friends went to a gaming zone and played bowling. Details about the number of targets hit by them are as follows. Ankit plus Gopal 40, Dilip plus Raju 37, Jatin hits 8 runs more than Dilip, Ankit hits 5 runs more than Dilip, Gopal hits 8 less than Ankit, A minus 8। ठीक है, अब आपके इसमें सबका मार्क्स निकालना है। देखो इतना अपने को पता है। अब देखो G दिया गया A minus 8, तो अगर यहाँ पे हम G का वैल्यू A minus 8 करें तो A plus A minus 8 is equal to 40, तो 2A is equal to 48, A will be 24। ठीक है, अब देखो अगर आपका A 24 है, ठीक है, तो आपका G कितना होगा? A अगर 24 है तो G कितना होगा? G 16 हो जाएगा। ठीक है, अगेन A 24 है तो D कितना होगा? 19। अगर दिलीप का 19 है तो जतिन का 27 हो जाएगा, और अगर मान लो दिलीप का 19 है तो फिर आपका L जो भी था कौन रहेगा? राजू, सॉरी राजू का हो जाएगा, अरे यार हाँ, अगर आपका 19 है तो दिस विल बिकम 18, 18 plus 19 will give you 37। ठीक है, तो बताओ हाउ मेनी डिड राजू हिट? राजू का आ गया 18। हाउ मेनी डिड जतिन एंड दिलीप हिट टुगेदर? जतिन का है 27, दिलीप का है 19, तो 27 plus 19 37 plus 9 46। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 46। ठीक है, तो बेसिकली आपको इससे पहले A का निकाल लेना है, फिर आप गोपाल का निकाल सकते हो, अनिल अंकित का निकाल सकते हो, फिर आप दिलीप का निकाल लो, जतिन का निकाल लो, राजू का निकाल लो, सबका निकल जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट 3 क्वेश्चंस है। मिस्टर ए, a vegetable vendor, cheats to the extent of 20% while buying and selling by using false weight। यहाँ पे आपको बताया नहीं है false weight कितना यूज किया जाता है, this game you will not be able to come, incomplete क्वेश्चन है। ठीक है, चलो 6 13 27 56
1 1 1 2 2 3 4 4 7। आपको बताना इससे इनकरेक्ट कौन सा है। अब हम रिलेशनशिप निकालना चाहे 6 into 2 12 plus 1 13 13 into 2 26 plus 1 27 27 into 2 plus 1 और 50 को plus 1 55 होना चाहिए था यहाँ पे। फिर 55 into 2 110 plus 1 111 हो जाता into 2 2 2 2 plus 1 2 2 3 and into 2 2 2 4 4 6 plus 1 4 4 7। तो आपका रॉन्ग सन नंबर है 56, इसकी जगह 55 आना चाहिए था। ठीक है, लास्ट 5a 9e 19 dash dash o। तो देखो ये तो बहुत क्लियरली लिख रहा है a dash e dash i dash o होना चाहिए। यहाँ पे तो i आएगा। अब नंबर के हिसाब से देखो 5 into 2 minus 1 5 2 10 minus 1 9। ठीक है, 9 into 2 plus 1 9 2 18 plus 1 19। तो into 2 minus 1 into 2 plus 1। फिर अगेन into 2 minus 1 आएगा तो 19 into 2 is 38 minus 1 is 37। so I 37 will be your correct answer। तो ये आप लोगों ने कुछ I think 60 क्वेश्चंस अराउंड आ चुके होंगे। पहले वाले में 30 था पेपर में, दूसरे वाले में 14 44 के बाद ये 7 51 प्लस ऊपर 4 55। तो अराउंड मुझे 55 क्वेश्चन देंगे। आज आपको आइडिया लग गया होगा इस सेशन के बाद कि स्लैट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बस आपका इंस्टेंटली वहां पे दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका गाइस क्वेश्चन पेपर डिस्कशन ऑफ बायसेस लॉ एडमिशन टेस्ट जो पिछले कुछ सालों का हम लोग को मिला। प्लीज मेक श्योर कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप दिमाग में रखो। ऐसा टाइप का क्वेश्चंस ही आते हैं एग्जाम में, नॉट वेरी डिफिकल्ट बट बहुत बेसिक वाला। तो आई रियली होप दैट ये वाला क्वेश्चन पेपर का सेशन आपको हेल्प करता है। ऐसे ही आपके बाकी एग्जाम्स के भी जो सेशंस है वो हम लोग लेते रहेंगे सो दैट आपके एग्जाम में हेल्प होए। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, बाय।